नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में करता हूँ एक बार आपका फिर स्वागत। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जर्नल एंट्री पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने व्यापार आरंभ और क्रय संबंधी प्रविष्टियां कर ली हैं। आगे हम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जहां पर हमारे क्रय यानी परचेज को क्रेडिट किया जाता है, उन प्रविष्टियों के बारे में आज हम निगाह डालने वाले हैं। तो एक एक एंट्री को हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 2, किन किन परिस्थितियों में क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। प्यारे मित्रों, आपको पता है कि परचेज हमारा रियल अकाउंट होता है, हमारी एक वस्तु होती है या माल होता है जैसे गुड्स, लेकिन हम एंट्री बनाते समय परचेज के नाम से इसके लिए दिखाते हैं। वहीं हम हमेशा इसको डेबिट करते हैं, लेकिन किन किन परिस्थितियों में इसको क्रेडिट करना अनिवार्य होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी एंट्री होती है, मैंने लिख रखा है, माल के व्यापारी के द्वारा माल के आहरण करने पर। दूसरी, माल को दान देने पर। तीसरी, माल के मुफ्त नमूने बांटने पर। चौथी, माल को नष्ट हो जाने पर। ये मुख्य एंट्री होती हैं जो हमेशा यहाँ पर परचेज जो रहता है हमारा क्रय खाता हमारा क्रेडिट किया जाता है। इन परिस्थितियों में सबसे पहले हम व्यापारी द्वारा आहरण अगर किया जाता है माल के लिए, तो हम कौन सी एंट्री का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी माल व्यापारी द्वारा अपने स्वयं उपभोग के लिए आहरण किया गया है। दूसरी एंट्री होती है माल को दान देने पर। यदि कोई कंपनी या कोई संस्था चैरिटी करती है किसी अनाथालय या किसी वृद्धाश्रम के लिए, तो हमारी कौन सी एंट्री बनती है। उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमारी दूसरी एंट्री है। थर्ड एंट्री, माल के मुफ्त नमूने बांटने पर। सबको पता है माल के मुफ्त नमूने क्यों बांटे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, किसी कंपनी या संस्था के द्वारा उसके माल के नमूने बांटे जाते हैं जो कि व्यापारिक वृद्धि करते हैं। जैसे कि राम ने 10 इकाई बनाता है, उसमें से उसने अपने मित्र श्याम और मोहन के लिए दो इकाई उनके उपयोग के लिए दी, जो उसके लिए उसकी फीडबैक देने वाले हैं। उस कंडीशन में भी हमारे माल के लिए परचेज के लिए क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए मैंने जो एंट्री बना रखी है, इसके लिए दो बातें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या ऑब्लिक फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। और चौथी हमारी एंट्री रहने वाली है माल के नष्ट हो जाने पर। माल का नष्ट हो जाना, माल चोरी हो जाना, जल जाना, टूट फूट होना, उसके लिए हम कौन कौन सी एंट्री करते हैं। माल एंट्री है माल नष्ट हो जाने पर, तो हम क्या करते हैं, देखो कंडीशन होती है यहाँ पर। यदि माल हमारा चोरी हो जाए, माल में आग लग जाए, उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं। तो नष्ट हो जाने की मुख्यतः 2 या 3 एंट्री बनती हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। यदि माल चोरी के प्रभाव से नष्ट हुआ हो, तो बनाते हैं हम लॉस बाई थीप अकाउंट डेबिट टू परचेज। ध्यान रखेंगे, लॉस बाई थीप अकाउंट डेबिट टू परचेज। यदि माल आग लगने से नष्ट होता है, तो हम बनाते हैं एंट्री लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये हमारी मुख्यतः एंट्रियां होती हैं। अब देखो, मैंने यहां पर नोट भी डाल रखा है, एक नोट के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। अगर हमने हमारा जो माल नष्ट हुआ है और जो कंपनी है उस या फर्म या संस्था है, उसने उसके माल का बीमा यानी इंश्योरेंस करा रखा है, तो एंट्री क्या बनती है। मैंने सबसे पहले लिख रखा है, इसके लिए ए डाल देता हूं मैं। बीमा कंपनी पर आग से माल नष्ट होने का दावा करने पर कौन सी एंट्री बनती है, तो एंट्री बनेगी लॉस इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू बाई लॉस बाई फायर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर। अब देखो, यहां पर हमने दावा किया है और कंपनी अब भुगतान, जो बीमा कंपनी है वो संबंधित कंपनी को जब भुगतान करती है, तो कौन सी एंट्री हमारी बनने वाली है। उसमें देखो, बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपके लिए विशेष बात बता रहा हूं। यहां पर ये P&L अकाउंट मैंने इसलिए रखा है, जैसे कि माना माल 20,000 रुपए का था, माल कितने का था, 20,000 का। 20,000 का ही इसने दावा किया है, ये जो भी कंपनी का ऑनर रहा होगा, मगर कंपनी ने इसके एवज में 15,000 रुपए का दावा स्वीकार किया है। कंपनी बोल रही है भाई हम इसके लिए 15,000 ही दे सकते हैं, 20,000 नहीं देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर तो हमारा आएगा 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 5,000, लॉस हो गया हमें 5,000 का। 20,000 का माल था, 15,000 मिल रही है, 5,000 का हमारा लॉस।
टू इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं 20,000 रुपए। डबल एंट्री सिस्टम, यानी ऊपर अगर क्रेडिट डेबिट का जितना योग होगा नीचे भी क्रेडिट का उतना ही योग होगा। अब यहाँ पर क्रय की एक सबसे मोस्ट एंट्री जो है वो बच जाती है। लास्ट प्रविष्टि क्या है? क्रय वापसी प्रविष्टि। यदि राम ने माल खरीदा लेकिन माल किसी कारणवश अच्छी गुणवत्ता का नहीं है या माल में कोई नुस्ख निकलता है तो उसके लिए राम वापस करता है। जब इसने माल खरीदा होगा तो एंट्री बनाई होगी इसने, मैं यहां लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अब क्या कर रहा है इसके लिए? अब क्या कर रहा है इसके लिए? कर रहा है वापस। तो या दो बात मेरी विशेष ध्यान रखेंगे, कैश है तो कैश, यानी नगद माल खरीदा गया है तो क्या लिखते हैं हम? कैश। यदि माल उधार हो तो हम लिख देते हैं कस्टमर का नाम या क्रेडिटर, क्रेडिटर्स लिख देते हैं इसके पीछे। इतना विशेष ध्यान रखना है हमें। क्रय वापसी प्रविष्टि कौन सी होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी कि क्रय वापसी की प्रविष्टि ये होती है। अब यदि इसने माल नगद खरीदा होता तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिससे इसने माल खरीदा है वो वापस क्या देता इसके लिए? पैसे, और ये इसको क्या देता? वापस माल। मगर मुझे लगता है शायद ये माल उधार था, इसलिए हमने कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखा हुआ है। इसके आगे आज हम बढ़ने वाले हैं विक्रय संबंधी प्रविष्टियों के बारे में। कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से इनका अभिलेखन किया जाता है, हम ये आज समझने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं इसको करता हूं एक बार रफ और उसके बाद में लगते हैं अपने विक्रय संबंधी प्रविष्टियों पर। विक्रय संबंधी प्रविष्टियां मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, विक्रय संबंधी प्रविष्टि। परचेज की इनवर्स एंट्रियां ही होती हैं, समझने वाली बात है। कैसे? सबसे पहले एंट्री होती है हमारी माल बेचा। नंबर 2, रमेश को नगद माल बेचा। नंबर 3, रमेश को माल बेचा। नंबर 4, रमेश को फर्नीचर बेचा। कंप्यूटर, फर्नीचर कुछ भी हो, एक किसी आप अपने मतलब गैस कर सकते हैं। सबसे पहले माल बेचा, इसकी एंट्री जो बनती है वो एंट्री बनती है हमारी, सबसे पहली वाली एंट्री जो बनेगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबसे पहली यहाँ पर माल बेचा केवल इतना लिखा गया है, मैं आपके लिए बता दूं, जब तक किसी व्यक्ति विशेष या संस्था या कंपनी का नाम नहीं हो तब तक हम उस माल को नगद ही मानते हैं। यहाँ पर स्पष्ट यह नहीं है कि किसको माल बेचा, कितना माल बेचा, कुछ नहीं है। क्या है? माल बेचा। अगर मैं अमाउंट भी डाल दूं यहाँ पे 10,000, माल बेचा 10,000, तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000। ओके। दूसरा है रमेश को नगद माल बेचा। देखिएगा, नाम भी है, नगद भी है, पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट भी है, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी एंट्री देखो, नगद की बात आ गई तो इसको भी लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 का, इसको भी मान लेते हैं 10,000। यहाँ पर मैं इनके पीछे लिख देता हूँ 10,000, उसके लिए पीछे 5,000। ठीक। अगली एंट्री है रमेश को माल बेचा। यहाँ पर किसी तरीका का कोई पैसे का बात हो ही नहीं रही, पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा है। माल किसको बेचा जा रहा है? रमेश को। यहाँ पर ऐसी एंट्री में माल बेचा कैश अकाउंट डीआर टू सेल, रमेश को नगद माल बेचा कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, रमेश को माल बेचा उधार है, क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर रमेश कौन सा होगा? डेबिट। रमेश को लिखेंगे हम रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब रमेश पैसा चुका देगा, कैश दे सकता है, चेक दे सकता है, कुछ भी एक चीज कर सकता है, लेकिन जब चुकाएगा, जब इसकी एंट्री हम आगे कहीं करेंगे। रमेश को फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा जा रहा है, रमेश को बेचा जा रहा है। ये एंट्री मैंने इसलिए रखी है कि माल और फर्नीचर में आपके लिए मैं अंतर बताना चाहता हूं, इनमें अंतर है क्या। ये रियल अकाउंट के रूल पर यहाँ पर कैश क्यों आने वाला है और इस पर कैश क्यों नहीं आया? हो सकता है एक महेश है, इसके पास एक पुराना फर्नीचर है। क्या है? पुराना फर्नीचर है, और ये उस फर्नीचर को बेचना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, इसलिए इसने रमेश को फर्नीचर बेचा है। लेकिन यदि महेश फर्नीचर का व्यापारी होगा
फर्नीचर का कौन होगा? व्यापारी। उसके लिए क्या हो जाएगा? ये फिर माल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल। इसीलिए मैंने दोनों एंट्री में जो माइनर डिफरेंस होता है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने माइनर जो अंतर है उसके लिए एकदम निगलेक्ट करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रमेश को माल बेचा। माल। अब हो सकता है ये जो महेश हैं ये एक कपड़े का व्यापारी हो, कपड़े का व्यापारी हो, उसके लिए तो ये हो गया कपड़ा, क्या हो गया? माल हो गया। मगर रमेश को फर्नीचर बेचा। हो सकता है महेश कपड़े का व्यापारी है, फर्नीचर उसके पास एक एडिशनल था, अतिरिक्त एक संपत्ति थी, वो रमेश को बेच रहा है। तो रमेश को जब बेचेगा, जैसे हम कबाड़ वाले को बेचते हैं कोई सामान, जाहिर सी बात है वो पैसे देता है, ठीक है। या कोई स्क्रैप होता है उसको हम बेचते हैं तो जाहिर सी बात है हमें पैसे मिलते हैं। तो वही एंट्री हमें यहाँ बनानी है। तो यहाँ एंट्री क्या बनाएगी? यहाँ कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये एंट्री बन जाएगी। पैसे कितने हैं? 5,000। तो 5,000 इसको ये दर्शा देंगे, ठीक है। अभी देखिएगा, एक इसकी प्रविष्टि होती है क्रय विक्रय वापसी प्रविष्टि। विक्रय वापसी प्रविष्टि। जैसे क्रय वापसी प्रविष्टि होती है वैसे ही हमारी विक्रय वापसी प्रविष्टि होती है। इसके लिए देखिएगा ध्यान से, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, हर कंडीशन में क्रेडिट हो रहा है, चाहे माल नगद हो या उधार हो। यदि माल बिकने के बाद विक्रेता के पास क्रेता द्वारा वापस आता है तो एंट्री हमारी बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और टू कस्टमर। मेरी बात ध्यान, मैंने 3 कंडीशन इसलिए रखी है यहाँ पे। सेल्स रिटर्न हो सकता है माल नगद बेचा गया हो सकता है माल चेक से बेचा गया हो तो टू बैंक लिखेंगे, हो सकता है किसी आदमी को बेचा गया हो, जैसे कि यहाँ पर रमेश को बेचा जा रहा है तो टू कस्टमर लिखा जाएगा। इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए हम और आगे की प्रविष्टियां लिखने की और आगे कोशिश कर रहे हैं। तो आप मैं इसके लिए रफ कर रहा हूं, उसके लिए दोबारा हम लिखने वाले हैं। ये विक्रय संबंधी प्रविष्टियां थी। आगे हम जो जिन प्रविष्टियों के ऊपर बात करने वाले हैं वो आय तथा व्यय संबंधी प्रविष्टियां होंगी। कौन सी होंगी? आय तथा व्यय संबंधी प्रविष्टियां। आय एवं व्यय संबंधी प्रविष्टियां, जैसे मैं यहां पर भी लिखने वाला हूं और आपके लिए मैं एक बार ओरल बता रहा हूं। यदि किसी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो उसका व्यय हो गया। क्या हो गया? व्यय। यदि उस कंपनी के लिए किसी अन्य कार्य के बदले वेतन मिल रहा है तो उसके लिए क्या होगा? ये आय हो गई। तो हम वही लिखने वाला हूं, जैसे किराया चुकाया, वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, बिजली बिल चुकाए, और भी हो सकते हैं। ये हमारे सब व्यय हैं और ये हमेशा और हमेशा डेबिट ही होते हैं। जैसे यहां पर चुकाने वाली बात है और यहां पर मैं दूसरी एक फिगर और लिख लेता हूं। यहाँ पे किराया प्राप्त, वेतन प्राप्त, कमीशन प्राप्त, ठीक है, मजदूरी प्राप्त। यहां पर भी लिख देता हूं मैं कमीशन चुकाया। देखिएगा यहां पर दो, मैं बात आपको समझाऊं, एक्स और वाई। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। हो सकता है इसमें से कोई दोनों ही कंपनियां हो, आदमी हो सकते हैं एक नॉर्मल हमारे तुम्हारी तरह, लेकिन उनकी एंट्री क्या बनने वाली है? किराया चुकाया, खर्चा है, डेबिट होगा। किराया प्राप्त, इनकम है, हमेशा क्रेडिट होती है। वेतन चुकाया, डेबिट, वेतन प्राप्त हमेशा क्रेडिट। मजदूरी चुकाई, डेबिट, मजदूरी प्राप्त हो गई, क्या हो गया? हमारा क्रेडिट। बिजली के बिल चुकाए, डेबिट। टेलीफोन के बिल चुकाए, डेबिट। डाक व्यय, डेबिट। या कोई अन्य टैक्स एंड टीडीएस, डेबिट। ये डेबिट होने वाली चीज होती है वो।
और यहाँ पर जैसे कमीशन प्राप्त, तो कमीशन क्रेडिट, ये वाली एंट्री में बनाने वाला हूँ। किराया चुकाया, सबसे फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक से भी इसको चुकाया जा सकता है। वेतन नंबर 2 सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। मजदूरी चुकाई वेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बहुत कम माइनर ही ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बैंक होता है, वरना ज्यादातर जो मजदूरियां होती हैं हमारी वो हमेशा कैश की होती है, क्योंकि कैजुअल बेसिस पे होती है, दिन 10 दिन महीना सप्ताह तक, बहुत कम इसका एक अलग अवधि होती है, इसके लिए ज्यादातर कैश में पेड किया जा सकता है। कुछ जगह हो सकता है कि चेक दिया जा रहा हो, वरना 99 कंडीशन यही होती है कि हमेशा कैश में ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक ना लिख के कैश ही लिख रहा हूँ। रेंट देखो महीने में दिया जाता है तो बैंक हम चेक से दे सकते हैं, सैलरी महीने में दी जा सकती है, देते हैं तो हम चेक भी उसको दे सकते हैं, लेकिन मजदूरी दिन, रोज, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना तक पहुंच सकती है। बिजली के बिल चुकाए नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, आजकल ऑनलाइन भी हम इनको कर रहे हैं। नंबर 5 क्या, कमीशन चुकाया, तो हमारा होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये हमारी व्यय संबंधित है, कौन सी है, व्यय संबंधी, व्यय है हमारे जो हमेशा डेबिट है। देखो इनके नाम रेंट, सैलरी, बेच, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन, ये क्या है, सब डेबिट हो रहे हैं। लेकिन इधर वाली चीज देखेंगे हम, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। अब देखिएगा, किराया प्राप्त कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है जी, बैंक भी हो सकता है, वो कर लेंगे। वेतन प्राप्त कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। कमीशन प्राप्त कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मजदूरी प्राप्त कैश अकाउंट डेबिट टू वेज। ये हमारी आय तथा व्यय संबंधी प्रवृत्तियां थी। यदि आपके लिए मैं पहले बता दूं, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडरटेक यानी नाममात्र का खाता होता है, इनका जो नेचर पूछता है आपसे, तो ये सब नॉमिनल है, इसमें कोई भी पर्सनल होगा तो देखो ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, ये भी पर्सनल हो सकता है और ये भी पर्सनल है। लेकिन हम जब आय और व्यय की बात करेंगे, ये किन के लिए पर्सनल हो सकते हैं, जैसे आपके लिए मैं बता दूं, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है डब्लू, डब्लू अपने यहां पर अलग जनरल एंट्री बना रहा है और कंपनी अपने यहां पर, तो ये तो इसका खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडरटेक रखेगी। बट डब्लू जो है क्या रखेगा, इसे ये पर्सनल है, वेतन प्राप्त हो रहा है तो पर्सनल हो गया, कमीशन प्राप्त होता है पर्सनल हो गया, मजदूरी प्राप्त होगी पर्सनल, किराया प्राप्त। कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर रूल पूछता है नॉमिनल, अकाउंट पूछता है पर्सनल, रूल अकॉर्डिंग क्या है, नॉमिनल है, नाम मात्र के खाते हैं, जितने बार आय तथा व्यय होते हैं सब हमारे नॉमिनल का अंडरटेक आने वाले हैं। मैंने इनके लिए तो मैं सब डिवीजन बता रहा हूं कि ये सब पर्सनल भी हो सकते हैं, लेकिन गिनती कहां होती है, इनकी सबकी गिनती होगी नॉमिनल अकाउंट में। यही देखो, किराया चुकाया नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चा, वेतन चुकाया नॉमिनल, मजदूरी चुकाई नॉमिनल, बिजली नॉमिनल, कमीशन चुकाया नॉमिनल, ये सब जो है नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र के खाते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं ये। अब इन नेचर तो यही है, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर आप मुझे दे रहे हैं तो मैं आपके लिए पर्सनल हूं, हो सकता है, तो ये आय तथा व्यय संबंधी प्रवृत्तियां थी। अब हमारे आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बट्टा यानी डिस्काउंट पर बात करने वाले हैं।